नेता नगरी का ये सत्र जिसका नाम जवाबदेही, आइए देखते हैं क्या आज आपके सवाल। चतुर्वेदी फैमिली। At a young age, when I moved to US, I was advised to watch Saturday Night Live (SNL) to understand the fine cultural nuances of America, though in a satire form. I have discovered that to understand the fine nuances of Indian politics, this show is probably the best. It is also helping me hone my Hindi. Thanks. चतुर्वेदी परिवार की तरफ से ये संदेश है, वो अमेरिका में रहते हैं, तो जिन भी सज्जन महिला या पुरुष ने ये लिखा है वो ये कह रहे हैं कि जब मैं जवानी की उम्र में अमेरिका गया तो कहा गया कि अमेरिका के कल्चर को समझने के लिए, यहाँ की सभ्यता शैली को समझने के लिए एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम आता है सैटरडे नाइट लाइव, वो देखा करिए। और ये हमारे दर्शक कह रहे हैं कि अब हम नेता नगरी देखते हैं भारतीय राजनीति की बारीकियों को समझने के लिए। बहुत बड़ी तुलना कर दी है आपने, मैं अभिभूत हूँ और हम कोशिश करेंगे कि नेता नगरी का स्तर न सिर्फ बरकरार रखें बल्कि और बेहतर करें। अतुल शर्मा, नी हाओ फ्रॉम सिंगापुर। आज बड़ा इंटरनेशनल मामला हो रखा है, अमेरिका से सिंगापुर। नी हाओ मेरे ख्याल से ये अभिवादन होता है। हाँ, Ni hao from Singapore to entire London Top team. Thanks for bringing me back to watching news. Stopped it around 2010 and was mostly consuming via print. Delhi Crime Season 2 introduced subject of notified tribe. Never heard of them before. Requesting you to bring it to bigger discussion either via Tariq or any other special. Thanks and lots of love. Thank you so much. अतुल शर्मा जी कह रहे हैं कि सिंगापुर में रहते हैं, 2010 से न्यूज़ नहीं देख रहे थे, अब ललन टॉप के ज़रिए देखते हैं। और मैंने पिछली बार फुर्सत की सलाह में जिक्र किया था दिल्ली क्राइम सीज़न 2 का, और उसकी जो कई विषय वस्तु हैं उनमें से एक है नोटिफाइड ट्राइब्स, जिनको अंग्रेज़ों के ज़माने में क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था, उनकी दशा दुर्दशा के बारे में बात करना। और सुझाव भी है अतुल जी का, हम कोशिश करेंगे ज़रूर कि तारीख या किसी और शो में इनके बारे में सिलसिलेवार ढंग से बात हो। बहुत अच्छा सुझाव है। सौरभ BHUS, सौरभ सर, नेता नगरी इज लव, गेस्ट इन द न्यूज रूम इज ट्रू लव। यहाँ तो मुश्किल से ललन टॉप का टोटल शो देख पा रहा हूँ और आप इतने बिजी होने के बाद भी वेब सीरीज देख लेते हो, बुक्स भी पढ़ लेते हो, कैसे? बोले तो असंभव नहीं सौरभ, असंभव नहीं है। समय का प्रबंधन दुरुस्त करना होगा और सुबह सोकर उठने और गमे रोजगार या दुनिया में दाखिल होने से पहले आपको 1-2 घंटे का वक्त निकालना होगा, या सोने के पहले, मतलब या तो सुबह 1-2 घंटा या शाम को सोने से पहले 1 घंटा। आप अगर 1 घंटा भी नियमित पढ़ते हो तो आप आराम से 1 सप्ताह में 1 किताब पढ़ सकते हो, आपकी स्पीड भी बिल्ड हो जाएगी। और यात्रा के समय में अगर आप डॉक्यूमेंट्री या सीरीज देखते हो तो आपका वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। और मैं भी जितना देखने या पढ़ने की ख्वाहिश रखता हूँ उसका 1% ही कर पाता हूँ, तो सबके अपने हिस्से के अफसोस होते हैं। पर महान दार्शनिक दीपिका कह गई है ना, कितना भी कोशिश कर लो बनी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। अभिषेक यादव, राहुल जी आप खड़े हैं, आप थे नहीं तो मैं बैठ गया था, गजब जलवा है राहुल जी का, एकदम टॉप गन मैवरिक वाला। यस अभिषेक, आपके न्यूज़ रूम में अगर कोई सीजन जर्नलिस्ट हो जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो फील्ड का, मतलब रिपोर्टर हो, और जिसने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की बहुत सारी इवेंट्स को फर्स्ट हैंड देखा हो, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। राहुल श्रीवास्तव जब आते हैं, मतलब हम ऑफ कैमरा भी जब उनसे बात करते हैं तो बहुत किस्से सुनाते हैं, और आप देखिएगा बहुत तैयारी के साथ आते हैं, कागज़ कलम लेकर आते हैं। इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, तो जलवा तो है उनका। अक्षय, मनुवादी चैनल हो गया है या था पता नहीं मुझे, पर यह बात सच है, इस बात का मुझे दुख है। कई दर्शकों को शायद उत्सुकता हो कि ये मनुवादी क्या होता है। 1776 में एक अंग्रेज थे विलियम जोन्स, उन्होंने कुल्लुका भट्ट की एक टीका उपलब्ध थी मनुस्मृति के नाम से, उसका अनुवाद किया। मकसद ये था
कि हिंदुओं के लिए रूल कौन से बनाए और लागू किए जाएं वहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। तो ये कहा गया लोगों ने कि साहब ये एक टीका है, इसके हिसाब से पहले चलता था, तो उन्होंने अनुवाद कर दिया। उसके बाद जितने भी अनुवाद हुए मनुस्मृति के वो उसी कुल्लुका भट्ट की टीका पर आधारित थे। लेकिन बाद में जब और स्कॉलर्स ने उस किताब को गौर से पढ़ा तो जो रेफरेंसेस हैं उस किताब में, उससे ये समझ में आया कि बहुत इनकंसिस्टेंसी है। किसी एक व्यक्ति ने या एक समय में इन रूल्स को इकट्ठा नहीं किया गया। भाषा और रेफरेंस में इतना फर्क है कि विद्वानों का अब तक अनुमान है कि ये ईसा पूर्व के 200-250 वर्ष से लेके ईसा बाद के 300 वर्ष तक, मतलब 500-600 वर्ष तक का उसमें आपको लैंग्वेज रेफरेंस मिलता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, मनुवादी शब्द इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे दलित स्कॉलर्स के द्वारा उन लोगों के लिए जिन पर वो आक्षेप लगाते हैं कि ये खास किस्म के ब्राह्मणिकल ऑर्डर को पुष्ट करते हैं। मतलब देखिए, ये दो शब्द आप बार बार सुनेंगे बहुत सारे ओबीसी डिस्कोर्स में, दलित डिस्कोर्स में, जब जाति समूहों की बात होगी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी। इसका तात्पर्य उनका ये होता है, जब वो ब्राह्मणवादी कहते हैं कि कोई अपनी सिर्फ जाति की वजह से श्रेष्ठ मान लिया जाए, तो जाति के पिरामिड में जो पुराना तौर तरीका था वर्ण व्यवस्था का, उसमें सबसे श्रेष्ठ मान लिया गया ब्राह्मण को। तो उस जातिगत श्रेष्ठता को नोटिफाई करने के लिए कि आपका टैलेंट या आपको समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो ब्राह्मणवाद शब्द इस्तेमाल किया गया। कई ब्राह्मणों को जो जन्म से ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, आप में से कोई अपनी जाति तो चुनता नहीं, वो इसको बहुत व्यक्तिगत लेते हैं। मुझे लगता है कि इस आलोचना को बहुत सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कहीं जिस जाति में या धर्म में मैं पैदा हुआ उसकी वजह से मेरे अंदर अहंकार तो नहीं आ गया, मैं लोगों के प्रति या अपनी समझ में जो भेद आ जाते हैं सराउंडिंग की वजह से उनसे ग्रसित तो नहीं हूँ। ये तो समझ की बात हो गई। अब अक्षय ने हमें मनुवादी चैनल कहा है, क्यों कहा है इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। मैं इनकी आलोचना से इत्तेफाक नहीं रखता हूं दो वजहों से। पहली बात, मुझे मनुवाद का पूरा कंसेप्ट ही फ्लॉड लगता है, इसलिए जो मैंने आपको बताया कि स्कॉलर्स एक मत नहीं है कि ये किताब असल में किस स्वरूप में थी और बाद में किस स्वरूप में आ गई, पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि आज से 2-3 हजार वर्ष पूर्व किसी किताब में क्या लिखा गया, क्या वो इकलौती किताब है? उस समय के बहुत सारे धर्मशास्त्र उपलब्ध हैं जो अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। खुद मनुस्मृति में, मुझे नहीं पता अभय ने पढ़ी है कि नहीं, मैंने पढ़ी है उसकी एक टीका, बहुत विरोधाभासी बातें हैं। आप समझिए कि मैं अपने न्यूज़ रूम में एक नियम बनाऊं जिसमें पहला नियम हो कि न्यूज़ रूम में सभी वीडियो एडिटर सुबह 10 बजे आ जाएंगे, और 7वां नियम है कि न्यूज़ रूम में वीडियो एडिटर अगर उनकी इवनिंग शिफ्ट है तो 3 बजे आ सकते हैं। अब ये विरोधाभासी, एक तरफ मैं कह रहा हूं कि सबको 10 बजे आना है और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि शिफ्ट है तो 3 बजे आना है। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मनुस्मृति में ऐसा है। दूसरी चीज़, मैं मनुस्मृति पर मैंने बहुत स्कॉलरली वर्क नहीं किया है, सो आई एम नॉट हियर टू डिफेंड इट। दूसरा, कई लोग हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं क्योंकि हमारे नाम में सौरभ के आगे द्विवेदी लिखा हुआ है। देखिए, ना तो मुझे द्विवेदी होने की शर्म है और ना कोई गर्व है, ठीक है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उस परिवार ने मुझे प्रश्नाकुलता का संस्कार दिया, अच्छे विद्यालयों में पढ़ाया, दीनदयाल विद्यालय में पढ़ा, वहाँ पर जाति पर गर्व करना नहीं सिखाया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा और वहाँ पर भी नहीं सिखाया गया। पर किसी के लिए बहुत आसान है उठा के डीला फेंक देना क्योंकि सौरभ के आगे द्विवेदी लिखा है। तो मैं आपकी इस व्यक्तिगत राय से असहमत हूँ, लेकिन दर्शकों को पता चले कि मनुवादी शब्द किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इतना लंबा जवाब दिया। गांधी जी से भी ये सवाल पूछा जाता था क्योंकि वो भारतीय शास्त्रों का बहुत जिक्र करते थे और उन्होंने भी ये कहा था कि मैंने मनुस्मृति से जो अच्छी चीज़ें हैं, है ना, जहाँ पे नीति की बात हो रही है, सदाचार की, वो उठा ली। मैं उस किताब की हर बात से इत्तेफाक रखूँ ये ज़रूरी नहीं, और मेरा भी यही कहना है कि पुरखों की लिखी आप हर बात से सहमत हों असहमत हों, ये आपके ऊपर है, पर उनसे इंगेज करें, संवाद करें। और जहाँ तक ललन टॉप की बात है, ललन टॉप हमेशा अपनी न्यूज़ कवरेज में इस बात का ख्याल रखता है कि सभी समूहों की बात सर्वांगीण ढंग से सामने आए। तो पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा। और भी कई लोग आके लिख देते हैं, तो इस तरीके के तो लांछन खूब लगते रहे हैं कि कम्युनिस्ट है, वामपंथी है, संघी है, आपिया है, कांग्रेसी है, ये 4 सबसे ज़्यादा लगते हैं। ट्रैवल अलोन,
पहले मुझे लगता था कि आप गाली नहीं देते होंगे, इतने गंभीर पर्सनैलिटी लेके जो रहते हैं रिपोर्टिंग करते टाइम। वैसे कमाल आपकी एडिटिंग टीम का है, मैंने कब गाली दी वीडियो पे। फिर हमने ललन टॉप का ब्लूपर देख लिया 4 साल पुराना, आपकी रिपोर्टिंग से ज़्यादा वही अच्छा लगा। बाय द वे गाली मत दिया कीजिए, वैसे भी छन्नी सूप को क्या ही ज्ञान दे सकते हैं। वैसे एक रिक्वेस्ट है कि ब्लूपर्स डालना फिर से स्टार्ट करिए। लव यू सौरभ भैया। देखिए हमारे जो प्रोडक्शन हेड हैं रजत और डिप्टी हेड हैं अमितेश, इनसे ना मैं 3 वर्ष से गुहार कर रहा हूँ, अब आप लोगों के सामने भी गुहार कर रहा हूँ। माननीय रजत सेन जी, माननीय अमितेश कुमार जी, ब्लूपर्स फिर से शुरू करिए। दर्शकों की और दर्शकों के इस प्रतिनिधि की मांग पर विचार करिए, मैं बहुत कृतज्ञ रहूँगा। और ब्लूपर्स में जो बीप किया जाता है वो हमेशा गाली नहीं होती है, कुछ और भी ऐसी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि न्यूज़ रूम तक ही ठीक है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गाली नहीं देता हूँ। भाषा की सहजता का अलग अलग स्तर होता है। जब मैं अपने छुटपन के दोस्तों के साथ होता हूँ तब मेरी जो भाषा होती है वो कैमरे के सामने नहीं हो सकती। न्यूज़ रूम में जो मेरे पुराने संगी साथी हैं उनके साथ मेरी जो भाषा होती है वो किसी मंच पर नहीं हो सकती। तो आपका कलेवर और तेवर बदलता रहता है, पर किसी कमज़ोर को, किसी असहाय को, किसी दीनहीन को तो गाली नहीं देनी चाहिए, उतना मैं ख्याल रखता हूँ। सौरभ विश्वकर्मा, सौरभ भैया राम राम। हमारा नाम सौरभ विश्वकर्मा है, हम झांसी के हैं। भैया हमें जो पूछने हैं तो कि भारत के क्रिकेट टीम में जितने गेंदबाज अभी तक खेल चुके या खेल रहे उन्हें तो महत्व काय नहीं दो जात, जित तो बल्लेबाजन के दो जात। जितने बल्लेबाज हैं उन्हें कौनू न कौनू कंपनी को प्रचार मिल जात, उन्हें एम्बेसडर बना दो जात। लेकिन गेंदबाज के कछु नहीं मिलत, ना टीवी पर प्रचार, ना एम्बेसडर बनात को कंपनी, जहाँ से गेंदबाज के लोग भूल जाएं। आशा है कि आप जा इशू पर चर्चा कर हैं, भरपूर चर्चा। पहली बात तो आपकी बात फैक्चुअली थोड़ी सी इनकरेक्ट है। ये सही बात है कि लोग, देखो एक 20 ओवर के या 50 ओवर के मैच में बहुत सारे चौके छक्के मार जा सकते हैं, विकेट कितने लिए जा सकते हैं? 10। तो जाहिर सी बात है कि ख्याति बल्लेबाज के तरफ ज़्यादा आती है, फील्डर या गेंदबाज की तरफ कम आती है। लेकिन जहाँ तक इश्तिहारों की बात है, मैंने जसप्रीत बुमराह के ऐड देखे हैं, मैंने भुवनेश्वर कुमार के भी ऐड देखे हैं, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या के ऐड देखे हैं, अश्विन के ऐड देखे हैं। तो बॉलर्स को भी फुटेज मिलता है। अब गेंद पर तो प्रचार हो नहीं सकता, तो बल्ला एक वो जगह जहां पर आईसीसी ने अलाउ कर दिया है स्टिकर्स वगैरह लगाना, तो वहां पे ज़्यादा प्रचार हो जाता है। दूसरा क्या है कि उस खेल की बुनावट ऐसी है कि उसमें कितने रन बने, सबसे पहले ये पूछा था कितने रन बने, फिर पूछा था कितने विकेट गिरे, क्योंकि रन बहुत बन सकते हैं, विकेट तो अधिकतम 10 ही गिर सकते हैं। तो वो झुका है बल्लेबाजों की तरफ। और जिन बॉलर्स में बहुत स्वैग होता था पुराने वक्त में भी, तो उनकी तब भी खूब चर्चा होती थी। जॉफ थॉमसन, डेनिस लिली, कर्टले एम्ब्रोस, ये जब हमने क्रिकेट देखना शुरू किया था, एलन डोनाल्ड, कपिल देव का वो पामोलिव का ऐड आता था, है ना। तो रहा है स्वैग बॉलर्स का भी थोड़ा। अब तो बॉलर्स में और भी आ गया ना, कैसे वो एग्रेशन प्रकट करते हैं। एक कोई श्रीलंका वाला वो कैसे करता है, ऐसे करता है, हैं? एक वो ऐसे करता है वेस्ट इंडीज़ वाला। और हमारे अरे वो टिकटॉकर कौन है, युजवेंद्र चहल, वो तो जाके लेट जाते हैं। तो है बॉलर्स का भी खूब है। अच्छा, बॉलर्स से याद आया, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भारत पाकिस्तान के एशिया कप के पहले मैच के बाद इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर हैं संदीप द्विवेदी, उनका स्पोर्ट्स पेज पे एंकर, मतलब जो बॉटम में एक आर्टिकल आया था, पूरा आर्टिकल वो 600-800 वर्ड्स का होगा या शायद ज़्यादा का, 900 वर्ड्स का। वो सिर्फ एक गेंद के बारे में आर्टिकल था, भुवनेश्वर कुमार की वो गेंद जो टप्पा खाती है, इनस्विंग होती है, आसमान उछाल लेती है, या जितना वो प्रिडिक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा, और बाबर आजम कैसे आउट होते हैं। उन्होंने इतनी खूबसूरती से बताया कि बाबर आजम की टेक्निक क्या है बैटिंग की, बल्ला कितना फोल्ड होता है अमुक शॉट खेलते हुए, वो पिच पर कितना आगे पीछे जाते हैं, भुवनेश्वर की पिछली गेंदें कैसी थी, ये गेंद कैसी थी, फील्ड की सेटिंग, ब्यूटीफुल पीस ऑफ राइटिंग। तो बॉलर्स की गेंदों का अब खूब विश्लेषण हो रहा है भाई। विष्णु जांगीड़, प्रिय दोस्त सौरभ जी, राजस्थान सरकार महात्मा गांधी जी पर एक परीक्षा करवाती है, कृपया महात्मा गांधी जी की कोई विस्तृत जीवनी वाली पुस्तक बताएं। विष्णु भाई, गांधी जी पे तो बहुत लिखा गया है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी हो तो लुई फिशर ने उनकी जीवनी लिखी है, वो पढ़ सकते हैं। गांधी जी की सत्य के मेरे प्रयोग जो उनकी आत्मकथा है वो तो ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। मेरा तो
जीवन ही बदल गया था। मैं 17 वर्ष का था जब मैंने ये किताब पढ़ी और बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं बहुत बड़ा अपने जीवन का फैसला कर पाया था इस किताब को पढ़ने के बाद। और बिल्कुल अभी की बात करें तो इतिहासकार है रामचंद्र गुहा, उन्होंने गांधी जी के बैरिस्टर के दिनों के बारे में और उसके बाद भारत के बारे में 2 विस्तृत किताबें लिखी हैं, गांधी बिफोर इंडिया, और दूसरी किताब है जब गांधी इंडिया आ जाते हैं तब से लेकर 47 तक के बारे में। रोली बुक्स के जो मुखिया हैं, प्रमोद कपूर नाम है उनका, उन्होंने एक बड़ी पिक्टोरियल जीवनी लिखी है गांधी जी के बारे में। गांधी जी के पत्रों का संकलन है। गांधी जी के जो सहयोगी रहे हैं, महादेव देसाई नाम था मेरे ख्याल से उनका, उन्होंने भी किताब लिखी है। बहुत लिखा गया, गांधी वाङ्मय पूरा पब्लिश हुआ है। अभी मैं एक किताब का जिक्र करूंगा आगे, उसमें गांधी की एक चिट्ठी का जिक्र आता है, मतलब कई चिट्ठियों का आता है गांधी और अंबेडकर की। सुरेंद्र तंवर, सौरभ भाई खाने के चक्कर में लगे रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने पेट का नाप लेते रहा करिए। मुझे लगता है आप दिनों दिन वेट गेन करते जा रहे हैं। मैं आपको शुरुआत से देखता आ रहा हूँ। पहले आप बिल्कुल फिट नज़र आते थे, लेकिन आजकल थोड़ा फैलते जा रहे हो। ये आपको मेरी भी फुर्सत की सलाह है। सुरेंद्र तंवर जी, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। यस, आई हैव गेन वेट और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। आपकी चिंता वाजिब है। भोजन के प्रति, आस्वाद के प्रति प्रेम अपनी जगह है, लेकिन फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं, शरीर मंदिर है, मंदिर की साफ सफाई रखनी चाहिए। अभी कुछ छूट गया है, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह शुरू करना है दोबारा, और जॉगिंग भी, योग शुरू कर दिया है खैर, पर मैं आपकी सलाह पे ध्यान दूंगा। ये सवाल लेने के पीछे भी एक मंशा ये थी कि सार्वजनिक रूप से कॉल दिया जाए। कब तक डबल एक्सल की शर्ट पहनेगा आदमी? कभी कभी एक्सल भी पहनता है वैसे। अरे बढ़ जाओ आगे भैया। अच्छा, खत्म हो गया।